क्या आपदा और आस्था में एक साथ अवसर देखा जा रहा है? क्यों राम मंदिर चंदा चोरी का हिसाब नहीं मिल रहा और पीएम केयर्स फंड पर कोई जवाब नहीं मिल रहा? जिस फंड में 8,500 करोड़ रुपए रखे हैं वो फंड सरकारी है, प्राइवेट है या किसी और श्रेणी में आता है? इस मामले में न सरकार बता रही है और न ही कोर्ट से कुछ पता चल रहा है। ये कैसी चुप्पी है? क्या पीएम केयर्स फंड हु केयर्स फंड में बदल चुका है? और क्या शिक्षा पर हिसाब मांगने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव में ही सरकार पीएम केयर्स फंड का सच बताएगी? नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। आप घंटी जरूर बजाएं, सब्सक्राइब करें। ऐसा लगता है कि भारत में फंड चाहे आस्था का हो या आपदा का, दोनों की सच्चाई कभी जनता के सामने नहीं आएगी और देखने वाले आस्था में भी अवसर देखेंगे और आपदा में भी। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का हिसाब अभी तक नहीं मिला, लेकिन ट्रस्ट के करता धरता रहे चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई। पीएम केयर्स फंड का हिसाब मांगा जा रहा है, लेकिन इस पर सरकार खामोश है। लगता है जैसे फंड का हिसाब नहीं, उस तिजोरी का पासवर्ड मांगा जा रहा है जहां फंड रखा है। पीएम केयर्स फंड की शुरुआत 27 मार्च 2020 को कोविड महामारी के दौरान हुई। मकसद स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फंड का इस्तेमाल। 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पीएम केयर्स फंड में 8,400 करोड़ रुपए जमा है। मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो इस रकम से देश के 42 जिलों में 300 बिस्तर वाले अस्पताल खोले जा सकते हैं। देश के गांव में 2000 से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। देश के 4000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को हाईटेक स्मार्ट स्कूल्स में बदला जा सकता है। 53 लाख घरों में साफ पानी पहुंचाया जा सकता है। देश के लाखों स्कूलों में हमेशा के लिए साफ पानी की व्यवस्था की जा सकती है। 8,400 करोड़ की रकम सरकार के वार्षिक स्वास्थ्य बजट का करीब 7% है और शिक्षा बजट का लगभग 6%। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2024-25 में इस फंड से सिर्फ 87 लाख रुपए खर्च हुए। जी, सिर्फ 87 लाख। और रही बात आपदाओं की, तो इस दौरान देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई, जंगलों में आग लगी, लेकिन इस फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि उसके लिए सरकार के पास अलग से पीएम नेशनल रिलीफ फंड है। तो फिर सवाल उठता है कि पीएम केयर्स फंड में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का सरकार क्या करेगी? यही सवाल कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी उठाया। उनका कहना है कि इस रकम का इस्तेमाल होना चाहिए। वो ये भी सुझाते हैं कि इसका अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते तो 8,500 करोड़ में 1000 से भी ज्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे। पर ये सब नहीं हो रहा है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल्स देखकर आ रहा हूँ। मैंने देखा वहाँ हालत बहुत खराब है और मैंने जब लोगों से पूछा, अथॉरिटीज से पूछा कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी क्यों नहीं है, तो मुझे जवाब मिला कि फंड्स की कमी है, हमें फंड्स नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो क्या ये पैसा स्कूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप रिक्वेस्ट करिए पीएम से कि प्लीज ये जो 8,500 करोड़ है ये तो आपका पैसा है ना, पीएम का थोड़ी ना है, ये आपका पैसा है। तो क्या ये पैसा आपके छोटे भाई बहनों की स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्या ये आपका पैसा आपके छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए? सो रिक्वेस्ट द पीएम टू प्लीज यूज द पीएम केयर्स फंड फॉर द पीपल, फॉर द एजुकेशन, फॉर द स्कूल्स ऑफ द पुअर किड्स, एंड द पीएम शुड शो दैट ही एक्चुअली केयर्स।
पीएम केयर्स फंड की जो ऑडिट रिपोर्ट अभी जारी हुई है वो पहले ही जारी हो जानी चाहिए थी। दरअसल पिछले 2 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट इस बार एक साथ जारी कर दी गई है। इस बैलेंस शीट पर 7 अगस्त 2026 की मोहर लगी है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फंड पर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां पिछले कई वर्षों से इसका हिसाब मांग रही हैं। हाल ही में जब कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से पूछा गया कि उनको फंडिंग कहां से मिलती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनको पैसा पीएम केयर्स फंड से मिलता है। उसकी जांच करा ली जाए तो पता चल जाएगा कि सीजेपी को फंड कौन कर रहा है। और अब ऐसा लगता है कि उन्होंने ये जो तंज किया है, उसी के बाद सरकार ने आनन फानन में ये रिपोर्ट सामने रखी है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि सीजेपी छात्रों पर एफआईआर की बात उठाती है, उसका विरोध करती है, तो तुरंत आधी रात को सरकारें नोटिफिकेशन जारी करके एफआईआर वापस लेने की घोषणा करती है। सीजेपी कहती है कि हम अब्दुल को न्याय दिलाने पश्चिम बंगाल जाएंगे, तो उनके पहुंचने से पहले ही आरोपी गिरफ्तार होने लगते हैं। सीजेपी कहती है कि हम आंदोलन कर रहे छात्रों को समर्थन देंगे, तो आंदोलन के 4 घंटे के भीतर ही नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। अभी तो सीजेपी का फोकस स्कूल ठीक करने पर है, छात्रों पर है। सोचिए अगर किसी दिन बात हो जाए मणिपुर की, वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों की, तो सीजेपी सवाल शुरू करेगी और सरकार क्या काम करना शुरू कर देगी। अभी कहना जल्दबाजी है कि सरकार के रुख में यह बदलाव सिर्फ सीजेपी के दबाव में आया है, लेकिन अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में सीजेपी सरकार को बेचैनी से भर देगी। फिलहाल पीएम केयर्स फंड सरकार के गले की नई फांस बनता जा रहा है। 2020-21 में इस फंड में 10,999 करोड़ रुपए की रकम थी और उस साल इसमें 3,976 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021-22 में इसमें 1,936 करोड़ रुपए जुटे और खर्च हुए 3,716 करोड़ रुपए। 2022-23 में दान की रकम घटकर 912 करोड़ रुपए और खर्च घटकर हो गया 437 करोड़ रुपए। 2023-24 में लगभग 683 करोड़ रुपए का दान मिला और खर्च किए गए 15 करोड़ रुपए। और 2024-25 में लगभग 1,280 करोड़ रुपए की रकम पीएम केयर्स फंड में जमा हुई और खर्च किए गए, जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ 87 लाख रुपए। 5 सालों में इस फंड में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले और इनमें से लगभग 6,000 करोड़ खर्च किए गए। इस दौरान जो रकम खर्च हुई उनमें से 324 करोड़ 65 लाख रुपए वापस आ गए। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज ने रिफंड कर दिए। बांटी गई रकम खर्च न होने की स्थिति में यह पैसा किस काम के लिए दिया गया और क्यों वापस आया, किन विभागों ने यह वापस किया, इसका स्पष्ट ब्यौरा जवाब नहीं है। लेकिन जो रकम खर्च भी की गई उसके बारे में भी पारदर्शिता की कमी है। यह तो बताया गया कि महामारी जब अपने पीक पर थी तो वेंटिलेटर और कोविड से जुड़ी दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं पर पैसा खर्च हुआ। इसके अलावा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदने और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के जरिए महामारी से परिवार खोने वाले बच्चों की मदद हुई। लेकिन उपकरणों की खरीदारी में किसे टेंडर दिया गया, वेंडर्स कौन था, शर्तें क्या थी, ये किसी को मालूम नहीं। बड़ी बात यह है कि पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर हुआ। इसकी जानकारी खुद पीएमओ ने दी। ट्रस्ट डीड के मुताबिक प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होंगे और इसके सदस्य होंगे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री जैसे लोग। ट्रस्ट डीड पर खुद प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हैं और उन्होंने खुद के फंड को महामारी के दौरान कई बार प्रमोट भी किया और इसके लिए कानून तक बदले गए। पहला बदलाव कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसके तहत अगर कोई कंपनी पीएम केयर्स फंड में डोनेट करती है तो उसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर का हिस्सा माना जाएगा। अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसे अपने सालाना मुनाफे का
कम से कम 2% किसी न किसी सामाजिक काम में लगाना होता है। ये होता है CSR फंड। दूसरा बदलाव, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके तहत बदलाव, अगर कोई कंपनी पीएम केयर्स फंड में दान देती है तो उसे टैक्स में 100% की छूट मिलेगी, और कोई कंपनी चाहे तो वो कितनी भी रकम इसमें दान करके 100% की टैक्स छूट ले सकती है, जबकि चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में इस छूट की सीमा 10% है। यानी कोई कंपनी अपनी कुल कमाई का सिर्फ 10% तक ही दान देकर उस पर टैक्स में छूट ले सकती है। इसके अलावा सरकार के नए FCRA बिल के जरिए NGOs को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण की बात है। उसी FCRA कानून को भी पीएम केयर्स फंड के लिए बाईपास कर दिया गया है। आमतौर पर किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में दान देने के लिए FCRA के तहत कड़ी जांच से गुजरना होता है, लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी पीएम केयर्स फंड में दान देगी तो उसे इससे छूट मिलेगी। इसी छूट के साथ पीएम केयर्स फंड को 2025 तक करीब 540 करोड़ रुपए विदेशी कंपनियों से मिले हैं। अब क्योंकि ये फंड RTI के दायरे में नहीं आता, इसलिए सरकार नहीं बता रही कि किन विदेशी कंपनियों से कितनी रकम मिली, लेकिन जिन अखबारों ने हिम्मत करके इसकी पड़ताल की उनके मुताबिक 30 करोड़ रुपए चीन की बाइट डांस कंपनी ने दिए। ये वही कंपनी है जिसका सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक भारत में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। चीन की मोबाइल फोन कंपनी Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिए। दो और चीनी मोबाइल कंपनियों Vivo और Oppo ने भी पीएम केयर्स फंड में दान दिया। उसी साल गालवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद भारत ने चीन के कई ऐप्स पर बैन लगाया, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। इसके अलावा गूगल ने पीएम केयर्स फंड में चंदा दिया और रूस की हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दान दी। पिछले कई सालों से सरकार की पॉलिसी रही है कि वो किसी दूसरे देश की सरकारी कंपनी से आपदा में राहत के नाम पर कोई डोनेशन नहीं लेगी, फिर भी इस मामले में चंदा लिया गया। खैर, अब सवाल यह है कि जो जानकारियां हमने आपको दी वो सरकार खुद जनता को कब बताएगी? तो इसके दो जवाब हैं। पहला, पता नहीं। दूसरा, शायद कभी नहीं, क्योंकि सरकार ये स्पष्ट नहीं कर रही कि पीएम केयर्स फंड सरकारी है या प्राइवेट। 2020 में एक RTI के जवाब में सरकार ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड सरकार ने बनाया है, सरकार ही इसे नियंत्रित करती है, लेकिन ये RTI के दायरे में नहीं आता क्योंकि कुछ निजी लोग ट्रस्टी के रूप में इसका मैनेजमेंट देखते हैं और ये डोनेशन से हासिल होने वाली रकम से चलता है। फिर सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में अपने जवाब में कहती है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी नहीं है, कोई पब्लिक अथॉरिटी भी नहीं है, भारत सरकार का फंड नहीं है। इसमें जो रकम है वो भारत सरकार के खजाने में नहीं जाती है। यानी एक तरफ सरकार RTI के जवाब में कहती है कि इसे सरकार ने बनाया और सरकार चलाती है, दूसरी तरफ कोर्ट में कहती है कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड के हर पन्ने पर खुद प्रधानमंत्री मोदी के सिग्नेचर हैं, और अगर ये सरकारी फंड नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें क्यों हैं? इन बड़े नामों का इसमें होना क्या बताता है? पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो उसके लोगों में अशोक स्तंभ का इस्तेमाल किया गया है। कानून के मुताबिक कोई भी निजी व्यक्ति या गैर सरकारी संस्था अशोक स्तंभ जैसे सरकारी प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, फिर चाहे वो कोई कंपनी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट। पीएम केयर्स फंड पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता इसकी पारदर्शिता, दान और खर्च के हिसाब को लेकर समय समय पर सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने इस पर कोई मजबूत सफाई नहीं दी है। और अब CJP ने भी इसको अपने जवाब में शामिल किया है।
अभी जो रिपोर्ट आई है वो भी पूरी कहानी नहीं बताती, ये भी पूरे रहस्य से पर्दा नहीं उठाती। इसलिए न खाऊंगा और न खाने दूंगा और आपदा में अफसर जैसे नारा देने वाले प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो सरकार को आदेश दे कि इसका पूरा स्टेटस जनता के सामने रखे। देश आपदा में दान देता है भरोसे के नाम पर, और उस भरोसे को गोपनीयता की दीवार के पीछे क्यों छुपाया जा रहा है? सवाल सिर्फ 8,400 करोड़ रुपए का नहीं है, सवाल है इस पैसे का मालिक कौन है और जवाबदेह कौन है। अगर सब कुछ साफ है तो हिसाब देने में इतना डर क्यों? जब तिजोरी खुलेगी हिसाब सामने आएगा और जनता को जवाब मिलेगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा ने इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उनका कहना है, अगर पहले से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है तो इस नए फंड की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये आत्मप्रशंसा वाला नाम पीएम केयर्स फंड क्यों? क्या एक बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी का इस्तेमाल व्यक्ति पूजा बढ़ाने के लिए करना चाहिए? और अब एक जरूरी बात जो इस साल फरवरी में सामने आई, जिस पीएम केयर्स फंड को सरकार खुद सरकारी फंड नहीं मानती, उसी फंड के बारे में संसद में सवाल पूछना भी ठीक नहीं माना जा रहा। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा कि पीएम केयर्स फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड से जुड़े सवाल नियम 41 के तहत एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं आता। लेकिन लोकतंत्र में सवाल का हक सिर्फ इस बात से तय नहीं होना चाहिए कि पैसा सरकारी खजाने से आया या नहीं आया। सवाल यह भी है कि जिस फंड का नाम प्रधानमंत्री के पद पर है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, जिसमें सरकार के 3 बड़े मंत्री ट्रस्टी हैं, उस फंड के बारे में जनता के प्रतिनिधि सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सवाल गलत है तो जवाब देने से डर कैसा? संसद सवाल पूछने की जगह है, सवालों से बचने की जगह नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता दान की शर्त नहीं होती, सत्ता की जिम्मेदारी होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट में पढ़ता हूं, जवाब देता हूं, प्रोग्राम में शामिल भी करता हूं। तो ये है गंगा गुप्ता। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर युवाओं एटसेट्रा के अकाउंट ब्लॉक करना भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है। सरकार के कारनामे जानकर हैरान हूं। थैंक्स फॉर शेयरिंग। मुझे खुशी हुई गंगा कि आपने ये रिपोर्ट देखी और आपको पसंद आई। लगातार नजर रखिएगा, हम इस तरह की और रिपोर्ट आगे भी करते रहेंगे। अगला संदेश यह है पूनम, कह रही हैं आपको बहुत बहुत बधाई इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। आपने बहुत रचनात्मक तरीके से राजनीति और युवा के संबंध को प्रस्तुत किया है। आपको हम पिछले 25 वर्षों से देख रहे हैं और आपकी सौम्यता अत्यंत प्रशंसनीय है। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सुंदर संदेश लिखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश श्रीनिवास राव वासु का है, कह रहे हैं वी ऑल आर विद यू सर, दिस वीडियो हैज अनलॉक द रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया इन ग्रेट सिंप्लिसिटी, कीप इट अप। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको वीडियो पसंद आया, आगे भी देखिएगा, बताइएगा और ये भी बताइए कि आप और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। आबिद हुसैन, दिबांग जी फंटास्टिक, वन होप इन जर्नलिज्म, डॉक्टर आबिद बंगलुरु। संक्षेप में बात लिखी, साफ बात लिखी, आपका धन्यवाद। अजिता मिश्र कह रहे हैं वाह सर, अब ऐसे ही पत्रकारिता होती रही तो सूचनाओं को देखने सुनने में विश्वास बना रहेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो भरोसा खो दिया है। बस निवेदन है कि आगे चलकर जब आपकी रीच बहुत ज्यादा हो जाए तो आप भी मैनेज न हो जाइएगा। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। अभी नहीं मैनेज हुआ तो आगे क्या मैनेज होगा, आगे तो रीच बढ़ जाएगी ना। धन्यवाद। आप सब लगातार संदेश भेजते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बजाएंगे तो आपको पता चलेगा कब हमारा नया वीडियो आ रहा है। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कीजिए और जब वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। धन्यवाद।